बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2025। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के एक दिन के दौरे पे रवाना हुए थे और जो 27वीं आइनी तरमीम पर गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास बुलाया गया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की वजह से उसे मुलतवी कर दिया गया था। अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी 27वीं आइनी तरमीम पे प्रपोज़ल हैं वो सामने आ चुके हैं, किन नुकात पर वो हुकूमत की तजावीज़ के साथ इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे हुकूमत को पैगाम दे दिया है। और ये पैगाम हुकूमत तईं पहुँचने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज 10 बजे वफाकी काबीना का इजलास वीडियो लिंक पर बुला लिया है। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वापसी नहीं हुई है पाकिस्तान में, और वहीं से बैठकर वो आज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे और इस इजलास में 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ जो काबीना के अरकान हैं उन्हें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो ब्रीफ़ करेंगे। और इस काबीना के इजलास में नाज़रीन जो भी फ़ैसला होगा कि पीपल्स पार्टी की प्रपोज़ल को, तजावीज़ को हुकूमत और वफाकी काबीना किस नज़र से देखती है, इस पर तो हम दिन के व्लॉग में डिटेल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि 27वीं आइनी तरमीम को लेके एक तीर से 3 शिकार कैसे हुए हैं, और फिर 27वीं आइनी तरमीम को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो दावे कैसे गलत साबित हुए हैं, वो दावे गलत कैसे निकले हैं, और कल रात जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस हैपनिंग ने किस किस को बेनकाब और किस किस को जो है वो बदनाम कर दिया है, किस किस के लिए एम्बैरसमेंट जो है वो पैदा हुई है। तो नाज़रीन सबसे पहले तो 27वीं आइनी तरमीम की से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं उस पर हम बात करेंगे, और फिर जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं इस नाकामी पर भी हम आगे चल के डिटेल से बात करेंगे, और एक बड़ी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई है। तो पहली ख़बर से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन जब पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पे पोस्ट करके 27वीं आइनी जो तरमीम की जो प्रपोज़ल थी उसको पब्लिक किया, यह 27वीं आइनी तरमीम की तजावीज़ को बिलावल भुट्टो ज़रदारी पब्लिक डोमेन में लेके आए, पहले दिन से आज के दिन तक आप मेरा कोई भी ब्लॉग निकाल के देख लें जिसमें मैंने 27वीं आइनी तरमीम पे बात की है, मैंने एहतियात का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस बात पे पोस्ट किया है कि 27वीं आइनी तरमीम पे हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुशावरत की है, एक तूफ़ान बपा हुआ सोशल मीडिया पे जिसमें न जाने कितने बड़े बड़े जो है वो दावे किए गए। जो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि हमने जो एहतियात का दामन नहीं छोड़ा, वो एहतियात का दामन ना छोड़ना क्या था। हम ये कह रहे थे कि ये हुकूमत की तरफ से तैयार की गई तजावीज़ हैं, इस पर हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ, दीगर सियासी जमातों के साथ मुशावरत करेगी, और फिर जो हतमी जो 27वीं आइनी तरमीम सामने आएगी वो होगी जिसे पार्लियामेंट से मंजूर किया जाएगा, जिसकी पार्लियामेंट अप्रूवल देगी, मंजूरी देगी। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा, जैसा मैंने कहा कि तूफ़ान बपा कर दिया गया, प्रोपोगंडा जो है वो सोशल मीडिया पे किया गया, पूरी कंपेन चलाई गई, फ़ैसले सुना दिए गए। यानी मिसाल के तौर पे कहा गया कि जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम बहाल हुकूमत करना चाहती है उसमें यह कहा गया कि हुकूमत इस निज़ाम को बहाल करके जो अपोजिशन से जुड़े जो लोग हैं, अपोजिशन से जुड़े जो लोग हैं और वो सहाफ़ी, वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाते हैं, और ऐसे तज्ज़ियाकार, ऐसे एंकर जो हुकूमत को टारगेट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है मजिस्ट्रेटी निज़ाम बहाल करके जो है उनका घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। उनको 2-2 साल के लिए जेलों में डाल दिया जाएगा। उनको मतलब कहा गया कि 3 माह के लिए तो सिर्फ एमपीओ में गिरफ़्तार कर सकते हैं, अब मजिस्ट्रेटी निज़ाम बहाल करके ये जिसको मर्ज़ी चाहे जितने साल के लिए जेल में डाल दें। और फिर आर्टिकल 243 पे क्या प्रोपोगंडा हुआ कि इससे जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हुकूमत अपने हाथ काट के जमहूरियत को जो है वो दफन करने जा रही है।
अपना सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सपुर्द कर देगी। और इन तमाम बातों से बढ़ के जो एक अहम बात की गई कि इस तरमीम के ज़रिए हुकूमत करने ये जा रही है, बल्कि ये कह दिया गया ब्लॉग्स में कि हुकूमत ने कर दिया। ये अभी पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर नहीं हुई, बल्कि ये कह दिया गया कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें बग़ैर कंसेंट के जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या केपी हाई कोर्ट अपना पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और बल्कि सिर्फ ट्रांसफ़र का नहीं कहा गया, बल्कि यहाँ तक जो है जो अगला काम किसी हाई कोर्ट का है वहाँ का भी फैसला सुना दिया गया कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र होकर किसी और हाई कोर्ट में जाएंगे, उन्हें उस हाई कोर्ट का जो दूर दराज इलाके का जो बेंच होगा, यानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो जैकबाबाद का बेंच है, मेरे ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पे जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहाँ पे उसका बेंच बनेगा, वहाँ पर बैठ के वो मुकदमात की समाअत करेगा। और यहाँ पे कहा गया कि जो पेशावर में है उसको सवात में भिजवा दिया जाएगा, जिसको सिंध भेजा जाएगा उसको सक्खर में बेंच दे दिया जाएगा, वहाँ पर बैठ के वो मुकदमात की समाअत करेंगे। लेकिन नाज़रीन निकला क्या? जो मैंने ये कहा कि हम एहतियात से काम ले रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ये प्रपोज़ल है, इसमें तब्दीली आ सकती है, इसमें चेंजिंग आ सकती है। अब जो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का जो नतीजा, जो आउटकम सामने आया है, उसने ऐसे तमाम चेहरों को, ऐसे तमाम किरदारों को, ऐसी तमाम शक्लों को बेनकाब कर दिया है। और वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो अपने दावों पर अभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे कि हम क्या कह रहे थे। अभी तो ये पार्लियामेंट से मंजूर भी नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सिर्फ 3 बातों पे हुकूमत के साथ इत्तफाक किया है। एक, उन्होंने कहा जी कि अगर जमहूरियत को ख़तरा होता आर्टिकल 243 के तहत, तो हम कभी भी आर्टिकल 243 में जो भी तरमीम है उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इससे जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए तरमीम की हमायत कर रही है। लेकिन यहाँ पे तो 243 को लेके न जाने क्या कुछ कह दिया गया, क्या बड़े बड़े दावे कर दिए गए। अब वो सारे दावे के दावे धरे के धरे रह गए। और फिर जो जजेस के ट्रांसफ़र पे कहा गया कि बग़ैर कंसेंट पे हुकूमत जो है अब इसको ट्रांसफ़र कर देगी। अब हुकूमत ने जो प्रपोज़ल दिया उस पर जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम इस आईनी अदालत को तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो जजेस के ट्रांसफ़र का मामला है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि जब हुकूमत के प्रपोज़ल सामने आए, तो उन प्रपोज़ल के सामने आने के बाद वो तमाम किरदार, वो तमाम चेहरे, जब सरफराज डोगर साहब का तबादला हुआ, जब जस्टिस खादिम हुसैन साहब का ट्रांसफ़र हुआ, जब जस्टिस आसिफ खान का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, तब उसको कहा गया कि बदनीयती की बुनियाद पे ट्रांसफ़र किया गया है। उस प्रोसीजर को जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के साथ मुशावरत की गई, यानी अगर लाहौर से सरफराज डोगर साहब आए थे तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुशावरत हुई। उस सारे तरीक़ाकार को बदनीयती पे मबनी करार दिया गया। लेकिन जब यह प्रपोज़ल आए तब इनको पुराने वाला तरीक़ाकार ठीक लगने लगा कि ये जो सेफ्टी वॉल्स हैं जजेस के ट्रांसफ़र के लिए, इसमें कंसेंट ख़त्म कर दी जाएगी, मुशावरत नहीं होगी, बस जज को जो है एक हाई कोर्ट से हाँक के दूसरी हाई कोर्ट में जो है वो भिजवा दिया जाएगा। तो झूठा कौन साबित हुआ? अब जो पीपल्स पार्टी का प्रपोज़ल आया है, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जो इनिशिएट करना है वो अख्तियार सदर पाकिस्तान का ही रहे। सदर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी जज के ट्रांसफ़र का जो नुक्ता है, जो समरी है, वो इनिशिएट की जाए और मामला जाना चाहिए जुडिशल कमीशन में। और उस जुडिशल कमीशन में जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं, जिस हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज ट्रांसफ़र होगा, उन दोनों हाई कोर्ट्स को ट्रांसफ़र के मामले पे जुडिशल कमीशन का मेंबर रुकन बनाया जाए। और जिस जज का ट्रांसफ़र करना है उसके ट्रांसफ़र के मामले पे उस जज को भी बुला के पूछा जाए। तो फिर ये तूफ़ान क्यों खड़ा किया गया था? ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा था? मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अप्रूवल, वैसे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया है कि हम भी आर्टिकल 243 पे, अगर इससे हमारी सियासत, हमारी जमहूरियत को ख़तरा ना हुआ और ये सिर्फ इदारे के इंतज़ामी अमूर में बेहतरी के लिए है, तो मौलाना साहब भी कह चुके हम इसको सपोर्ट करेंगे। मौलाना साहब को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, पीपल्स पार्टी ने अपने पास कराची में आने की दावत भी दे दी है। MNA अब्दुल कादिर
बलोच के पटेल के बेटे की शादी है, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची जाना है, तो वो पीपल्स पार्टी के क़यादत के साथ भी मुलाकात करेंगे। इन चेहरों को नाज़रीन आपने पहचानना है, जो चाहे एक्स पे मौजूद हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। और जहाँ तक NFC का मामला है, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को रास्ता दिया है। क्या रास्ता दिया है? पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि हम आर्टिकल 160 में तो किसी प्रपोजल को नहीं मानते, लेकिन जो वफाक की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उस पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में बात की जा सकती है। कर्जे अगर हैं, दिफा का कोई खर्चा है, तो उस मद में तरीकाकार के मुताबिक बैठ के बातचीत करके सूबों से कोई रकम ली जा सकती है। सूबे जो हैं वफाक को सपोर्ट कर सकते हैं माली तौर पे। और जब ऐसे किरदारों के खिलाफ, ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ, ऐसी शक्लों के खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर ये मासूम बन जाते हैं। मासूम तो ये हमेशा से रहते हैं। और माजरत के साथ मैंने एक और व्लॉग में भी बात की थी कि हम जो कुछ बता रहे होते हैं ना, ये हम घाटे का सौदा कर रहे होते हैं। हमें हमारे ऊपर लिफाफे का इल्ज़ाम लगे, हमारे ऊपर न जाने कौन सा इल्ज़ाम लगे, अगर इतने ही हम किसी के लाडले हों, तो ये सोशल मीडिया पे ये जो हकाइक हम आपके सामने रखते हैं, इससे क्या मिलता है हमें? नाज़रीन, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, चैनल मोनेटाइज है, लेकिन जो फाइनेंशियल हमारे बेनिफिट्स इस चैनल के साथ अटैच हैं, वो इतने नहीं जितने प्रोपेगेंडे करने वालों के हैं। मैं सच और हकीकत बात बता रहा हूं। ना हमारे पास कोई ओहदा, ना हमारे ऊपर किसी का हाथ। जेन्युइन बात करते हैं, अपने दिल से बात करते हैं, हकायक आप तक पहुंचाते हैं। किसी ने मानना है, किसी ने एक्सेप्ट करना है, वो उसकी मर्जी की बात है, हमारे साथ इख्तलाफ कर सकता है। अब आज काबीना के इजलास के बाद जो भी सूरत हाल बनेगी वो आपके सामने रख देंगे। 12:30 बजे सेनेट का इजलास होना है और एक्सपेक्टेड है कि आज ही ये मुसवदा काबीना के इजलास से अप्रूवल के बाद फिर सेनेट में पेश कर दिया जाएगा, पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। और पीपल अपने तहरीक इंसाफ के पास मौका है कि वो मुशावरत के प्रोसेस में शामिल हो जाए। बेशक इन तरमीम को ना माने, लेकिन बैठ के सुन तो लें, बैठ के अपनी बात करें तो सही, जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बननी है। लेकिन नाज़रीन, आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा, तो खबर ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस से किसी जज को लिया जाएगा। फैसला ये हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनमें से किसी जज को आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाएगा। तो फिर पीछे नाम 2 से 3 रह जाते हैं, एक याह्या हफीज़ साहब का, अमीनुद्दीन खान साहब का। अब अगर याह्या हफीज़ साहब आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है मंदुखिल साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए, या मोहम्मद अली मदर साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए, या अमीनुद्दीन खान साहब को बना दिया जाए। या अमीनुद्दीन खान साहब वहाँ पे अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं आईनी अदालत के, तो याह्या हफीज़ साहब यहाँ पे रहेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरा नाज़रीन कोलैप्स कर गए हैं। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि जो ज़बानी यकीन दहानी अफ़गान डेलीगेशन करवा रहा है, उस ज़बानी यकीन दहानी को हम नहीं मानते। दहशत गर्दी के मामले पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो एलिमेंट्स अफ़गान साइड पे मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अफ़गान तालिबान रजीम करे, लेकिन तहरीरी तौर पे मुआहिदा हो और एक तस्दीक करने के लिए मेकनिज़म मौजूद हो। पाकिस्तान की तरफ से कोई खिलाफ वर्जी हो मुआहिदे की, तो पाकिस्तान पे जुर्माना हो। तालिबान हुकूमत की तरफ से अगर कोई खिलाफ वर्जी हो, तो तालिबान हुकूमत पे हर्जाना हो। और इस तहरीरी मुआहिदे में कतर और तुर्की ज़ामिन के तौर पे मौजूद हों। लेकिन अफ़गान डेलीगेशन तहरीरी मुआहिदे की बात नहीं मान रहा, तो इससे बात वाज़ेह होती है कि वो जो एलिमेंट्स वहाँ पे दहशत गर्दी के मौजूद हैं, उनकी पुश पनाही से पीछे नहीं हटना चाहता। या तहरीक इंसाफ का जो सेक्शन है, जो फ्रिक्शन है, उसमें दरारें हैं, उसमें इख्तलाफात हैं, उसमें इत्तफाक नहीं है। तो अब ये मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन भी वापस आ चुका है, रात की इतलात के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंच चुका था, और नई इन मुज़ाकरात की कोई तारीख नहीं है। और कतर और तुर्की जो इस मुज़ाकरात के प्रोसेस की मेज़बानी कर रहे थे, सालसी कर रहे थे, वो भी नाकाम हो गए हैं।
लेकिन जंग बंदी बरकरार है। लेकिन अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी अफगान साइड से हुई, दरअंदाजी हुई, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान आके कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफगानिस्तान के लिए, अफगान तालिबान रजीम के लिए अल्टीमेटम मौजूद है कि पाकिस्तान फिर भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। जाते जाते नाजरीन, जो पाकिस्तानियों को डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट पर बेचा जा रहा था, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया था कि जो भी ये डाटा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, NCCI ने तहसील दरिया खान बकर से अनीस अहमद शाह नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे हार्ड डिस्क भी मिली है जिसमें पाकिस्तानी शहरियों का डाटा मौजूद है। उनसे मोबाइल फ़ोन भी 2 बरामद हुए हैं, लैपटॉप मिला है, और वो शख्स अनीस अहमद शाह जो है 10 वेबसाइट चला रहा था। तो ये एक बड़ी गिरफ्तारी, पाकिस्तानियों के डाटा गैर कानूनी फ़रोख्त करने पे एक बड़ी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पे।